ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स में आपको बच्चों पढ़ाने वाला हूं। और कल हमने जो बेटा लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो हमने बात करी थी वो बात करी थी कूलम्ब बल क्या होता है, कूलम्ब बल का फॉर्मूला क्या होता है और कूलम्ब बल से संबंधित कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं और कूलम्ब बल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सारी चीज़ों को हमने कल की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज हम बेटा बात करने वाले लेक्चर नंबर 3 के अंदर वो प्रावैद्युतांक के बारे में बात करेंगे। यदि आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 2 आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के आप लिखोगे लैब असिस्टेंट लेक्चर नंबर 2 बाय मेंटोर मंगल, तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आई होप आपको देखिए आज का जो लेक्चर आपको समझना है तो लेक्चर नंबर 2 आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो ही आपको आज का वीडियो समझ में आने वाला है। तो मैं मंगल सुधार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल्स मेंटोर मंगल पे। बिना देरी की वीडियो को आज को स्टार्ट करते हैं। बच्चा वीडियो के अंत तक बने रहना। आज के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सारे क्लियर होने वाले हैं और हो सकता है आपके ऐसे भी कोई फ्रेंड हो आपके सर्कल के अंदर जो कि लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका दायित्व होगा कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें इन दोस्तों के साथ में। हो सकता है आपके एक शेयर से उनके कुछ एक सवाल सही हो सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज हम बात करने वाले हैं बेटा वो बात करेंगे परावैद्युतांक के बारे में। भाई परावैद्युतांक होता क्या है। कल की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोई भी दो आवेश है हमारे पास में, ठीक है, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, उनके बीच की डिस्टेंस होती है वो R होती है। तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है F बराबर वो होता है K Q1 Q2 अपॉन में R²। ये बल होता है कूलम्ब बल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो K होता है ना वो K होता है समानुपाती नियतांक होता है। इसका जो मान होता है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। तो हमने वहां पर K की दो वैल्यू को लिखा था। हमने K का मान लिखा था 1/4πε0 लिखा था और एक हमने लिखा था K बराबर 1/4πε लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ε0 जो लिखते हैं वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है और एप्सिलॉन होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता होती है। अब माध्यम तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, अल्कोहल ग्लिसरीन हो सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, पानी है, कांच की प्लेट है, अपरक है, धातु की प्लेट हो सकती है, बहुत सारे ऐसे माध्यम हो सकते हैं। तो वो फिर वहां पर हम एप्सिलॉन लिख रहे हैं, स्पेशल हमने ε0 निर्वात के लिए ले रखा है, ठीक है। ε0 लिखा हुआ है तो आप समझ जाना वो एक निर्वात की बात कर रहा है और इसके अलावा एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो वो किसी माध्यम की बात कर रहा है। तो माध्यम के अंदर भी जो बल आता है वो कुछ अलग निकल के आता है, निर्वात के अंदर जो बल होता है वो कुछ अलग निकल के आता है। हम ये देखते हैं प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि सबसे ज्यादा जो दो आवेश होते हैं Q1 और Q2 और इनके बीच में दूरी यदि R होती है तो सबसे ज्यादा इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो बल निर्वात में सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। और यदि हम दूसरे किसी माध्यम की बात करते हैं, यदि आप माध्यम दूसरा ले लोगे, जैसे आपने पानी ले लिया तो यही बल होता है थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अभ्रक ले लिया तो उसमें भी कम होगा। और धातु की प्लेट को यदि आप दो आवेशों के बीच में रख लेते हो फिर तो बल आपका 0 बन जाता है पूरा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो बल लगता है वो निर्वात में लगता है दो आवेशों के बीच में, और सबसे कम जो बल लगता है वो आपका जो बल लगता है वो धातु की प्लेटों के बीच में लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज के अंदर की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए परावैद्युतांक को यदि मैं समझाने जाऊं, ठीक है ना, एक बात तो फिक्स है कि आप निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम लोगे, निर्वात के अलावा यदि आपने कोई दूसरा माध्यम ले रखा है तो एक बात तो फिक्स है कि उस माध्यम में उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा वो सदैव कम ही निकल के आएगा। ये बात फिक्स है, क्लियर है। तो यहां पर परावैद्युतांक को हमारे को समझना है। अब परावैद्युतांक को यदि अपन शब्दों के रूप में बोले तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कि यदि आपके पास में दो आवेश है Q1 और Q2, निर्वात में उनके बीच में लगने वाला बल यदि आपने ज्ञात किया और यह बल निकल के आ रहा है 100 न्यूटन, फॉर एग्जाम्पल मान लिया 100 न्यूटन बल निकल के आ रहा है, और आपने क्या किया, उन्हीं दोनों आवेशों को किसी द्रव के अंदर डाल दिया। आपने उन दोनों आवेशों को द्रव में डाल दिया और वही सेम दोनों आवेश है वही उतनी ही दूरी पर रख रहे हैं, और फिर देखोगे तो द्रव के अंदर उन्हीं दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल है वो घट जाता है, कम हो जाता है। अब जैसे मैंने मान लिया कि ये जो बल है वो 20 न्यूटन है, कितना है, ये बात तो फिक्स है कि सदैव कम आएगा 100 से, निर्वात में 100 है तो माध्यम में कम आएगा। अब ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि 20 न्यूटन फोर्स निकल के आ रहा है, यानी कि बल क्या हो गया है, निर्वात में कितना आ रहा था बच्चा, 100 आ रहा था। अब हमने द्रव के अंदर निकाला तो कितना आ रहा है, 20 न्यूटन आ रहा है, यानी कि बल क्या हो गया है, 5 गुना से कम हो गया, डिक्रीज हो गया, घट गया है,
कितने गुणा से कम हुआ? 5 गुणा से घट रहा है। तो ये 5 क्या है? उस माध्यम का परावैद्युतांक है। यानी किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक यह बताता है कि किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की तुलना में कितने गुणा से कम हो जाता है, वही उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। दैट्स इट। बस ये डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाती है तो आपको याद रखना नहीं, बस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि परावैद्युतांक का मतलब ये होता है। तो यहां पर हम बात बोलेंगे कि भाई द्रव का परावैद्युतांक कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 5 बोलोगे ना, क्योंकि 5 गुणा से कम हो रहा है। तो देखिए हम यहां पर एक फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखो 5 आंसर कैसे आ सकता है बच्चा? 5 आंसर आ सकता है 100/20 करेंगे हम। ठीक है ना, रटना नहीं है, फॉर्मूला बनाना है हमारे को। 100/20 करेंगे। 100 क्या है? निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल। बट्टे में क्या लिख रहे हैं? 20। 20 क्या है? किसी माध्यम में, अब यहां पर माध्यम द्रव था तो आप कोई भी दूसरा माध्यम ले सकते हो, किसी माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है और इसे हम कैपिटल के से लिखते हैं। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल के का। क्या फॉर्मूला बनेगा? तो लिखेंगे कैपिटल के इज इक्वल, स्मॉल के नहीं लिखोगे, स्मॉल के तो कूलम्ब बल जब का फॉर्मूला लिखते हैं कूलम्ब बल का, उसके अंदर एक समानुपाती नियतांक निकल के आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे के इज इक्वल टू निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल, ऐसे लिख देंगे हम इसको। ठीक है बच्चा, ठीक है। फिर हम जिस माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कर रहे हैं उसका लिखेंगे। माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल, इसको लिखेंगे अपन F0 से लिखेंगे और इसको लिखेंगे Fm से लिखेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया F0 में Fm। जैसे अभी मैंने सवाल दिया था कि दो आवेश है, निर्वात में 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यहां पे लिखोगे F0 का मतलब नॉट यहां पर क्या स्पेसिफाई कर रहा है, निर्वात को, वैक्यूम को स्पेसिफाई कर रहा है, तो यहां पर लिखोगे 100 न्यूटन। Fm क्या है? जिस माध्यम में आपने आवेश को रखा है उस माध्यम में लगने वाला कूलम्ब बल, और वो बेटा कितना है? 20 न्यूटन है, तो यहां पर रखोगे 100/20, तो आंसर आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जैसे एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, मैंने आपसे एक सवाल दिया कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल F है, कितना है? कैपिटल F है। अब इन्हीं दोनों आवेशों के मध्य एक अभ्रक की प्लेट को रख दिया जाता है जिसकी मोटाई 3 mm है। कितनी है? 3 mm है, और उसका परावैद्युतांक 5 है। कितना है? 5 है। तो बताइए उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य अभ्रक की प्लेट को रखने पर उनके मध्य नए बल का मान क्या होगा? अब यहाँ पर जो प्लेट की मोटाई वगैरह सारी जो चीज़ें दी जा रही है आपको माध्यम की, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जा रही है। यहाँ पर मोटाई से उसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि उसका परावैद्युतांक कितना है। तो उसका परावैद्युतांक दे रखा है 5, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 5 गुना से कम हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? F/5। निर्वात में फोर्स कितना? F, परावैद्युतांक कितना है? 5, तो आंसर आ जाएगा F/5। तो इस तरीके से आपको आंसर फाइंड करने हैं। तो यहां से जब हमने देखा क्या निर्वात के सापेक्ष, जब अलग अलग माध्यमों का हमने देखा, वायु के अंदर भी रख दिया हमने, ठीक है ना, हमने क्या किया? निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल को फिक्स कर दिया और निर्वात के सापेक्ष ही अलग अलग माध्यमों के लिए हम परावैद्युतांक निकाल लेते हैं। एक माध्यम को फिक्स कर दिया, जैसे मैं वायु में निकालता हूं, तो वायु में बेटा जो थोड़ा सा फोर्स है वो हल्का सा कम निकल के आता है। जैसे आपका निकल के आ रहा है निर्वात के अंदर 100 आ रहा है, तो वायु के अंदर यही जो आप दोनों आवेशों को रखते हैं और फिर फोर्स को चेक करते हैं तो 99.99 ऐसा कुछ समथिंग निकल के आता है। तो हम ये मान लेते हैं कि निर्वात और वायु दोनों के अंदर यदि आपसे बल का मान पूछा जाता है तो दोनों के लिए बल का मान एक जैसा होगा, एक समान होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। तो आपको देखो यदि मैं माध्यम का वायु का निकालने जाता हूं के का मान, तो वो निकल के आता है 1.0054, ऐसा कुछ निकल के आता है। मतलब ये हुआ कि यहां पर फोर्स देखो 100 है और ये 99.99 समथिंग है, तो आंसर आपका ये निकल के आएगा वायु के अंदर।
ठीक है ना। तो वायु का परावैद्युतांक कितना होगा, तो आप इसको लगभग 1 लेकर के चल सकते हो। लगभग कितना लेकर के चल सकते हो, 1। तो आपसे पूछा जाए कि भाई वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 होगा। अब यहाँ पर हम वायु और निर्वात को 1 ही मान लेंगे। यदि आपसे कहीं पे पूछा जाता है कि वायु में इतना बल दे रखा है, तो मतलब वो निर्वात में ही बल दे रखा है, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों एक जैसे मीडियम होते हैं, उनके अंदर सेम जो फोर्स निकल के आता है, दोनों माध्यमों के अंदर प्रकाश की स्पीड होती है वो सेम होती है, इसलिए वायु और निर्वात को हम 1 ही मान लेते हैं। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यदि देखो निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल F0 है। यदि मैं निर्वात के सापेक्ष ही निर्वात में वापस रख लेता तो आपका फोर्स दोनों सेम आता और K का मान 1 निकल के आता कि नहीं आता। तो निर्वात के लिए भी आपसे पूछा जाए तो कैपिटल K का मान कितना है, 1 है, और वायु के लिए भी कितना होगा, 1 होगा। ये वैल्यू आप सीधा याद रखोगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं पानी की। पानी के अंदर यदि दोनों आवेशों को आप रख लेते हो तो यह जो फोर्स है वो 81 गुणा से कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के 81 है। कितना है भाई, 81 है। ठीक है। तो ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो उसके अंदर ये सारी वैल्यू आपको गिवन होगी। अगला हम देखते हैं, हाँ एक वैल्यू आप याद रखोगे, एक तो K इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू याद रखोगे, और एक वैल्यू आप याद रखोगे धातु की प्लेट के लिए। मैंने बोला कि आपके पास में 2 आवेश Q1 है और एक Q2 आवेश है, और उन दोनों आवेशों के बीच में आपने किसी धातु की प्लेट को रख दिया है। ये आवेश आपके पास में Q1 है और एक आवेश आपके पास में Q2 है, और उनके बीच में आपने किसी धातु की प्लेट को रख दिया। ये धातु की प्लेट रख दी आपने। अब कितनी भी मोटाई की दी जा सकती है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। क्लियर है, मोटाई से कोई मतलब नहीं है। आपने धातु की प्लेट को रख दिया बीच में। अब धातु की प्लेट को हम बीच में रखते हैं और फिर यहां पर फोर्स को फाइंड करने जाते हैं, तो हम ये जो लाला देखते हैं वो ये देखते हैं कि फोर्स है वो 0 बन जाता है। ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। अरे ये क्या हो गया भाई, फोर्स ही 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो परावैद्युतांक है वो कितना है, इन्फिनिटी है। क्योंकि देखो ये जो फोर्स है ना, देखो मैं कह रहा हूं कि फोर्स 0 आना चाहिए। देखो यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि आपको एफ मीडियम के अंदर, एफ मीडियम, यदि हम यहां पर कोई माध्यम रख लेते हैं, देखो आपको ये दे रखा है और आपको परावैद्युतांक दे रखा है, और आपसे बोला जाए कि माध्यम में फोर्स क्या आएगा, तो माध्यम में फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप इसको इधर भेज दीजिए, इसको इसके नीचे भेज दीजिए, जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा F0 अपन में कैपिटल K बन जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि फोर्स 0 आ रहा है। फोर्स क्या आ रहा है, धातु की प्लेट को रखने पर 0 आ रहा है, यानी कि ये आंसर 0 आ रहा है। ये आंसर 0 तभी आ सकता है जब K का मान, देखो F0 तो कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक है ना, निर्वात के अंदर 2 आवेशों के बीच में कोई ना कोई बल निकल के आएगा। अब ये 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब K का मान क्या रहा होगा, इन्फिनिटी रहा होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर इन्फिनिटी का भाग देते हैं तब जाकर के उसका आंसर है वो 0 निकल के आता है। इसका मतलब K का मान क्या रहा होगा, अनंत रहा होगा। ये आप याद रखोगे। धातु की प्लेट, ठीक है ना, तो इसको याद रखोगे। धातु की प्लेट, धातु की प्लेट कौन सी हो सकती है, लोहे की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, ऐसा दिया जा सकता है। या फिर इन्हीं को बोला जाता है सुचालक माध्यम। क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं सुचालक माध्यम बोलते हैं। तो ये बेटा आप ध्यान में रखोगे। ठीक है ना, धातु की प्लेट या फिर सुचालक माध्यम यदि दे रखा है तो उस कंडीशन में जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा, उसके लिए K का मान इन्फिनिटी होता है। हाँ, आपको माध्यम क्या दे रखा है, वायु या निर्वात, तो उसके लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है। ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखनी है, दोनों वैल्यू। ठीक है, ये दोनों वैल्यू याद रखोगे, बाकी आप वैल्यू याद नहीं रखोगे चलेगा। वायु या फिर निर्वात, वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है, और उस कंडीशन में 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल है वो मैक्सिमम होता है। इस कंडीशन में मिनिमम होता है और इस कंडीशन में मैक्सिमम होता है। आप ये चीज ध्यान में रखोगे तो आपको ये फॉर्मूला भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो यहां से और भी हम फॉर्मूले यहां से बनाएंगे। ठीक है, यहां से और भी हम फॉर्मूले बनाने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि भाई और कौन कौन से फोर्स के फॉर्मूले बन सकते हैं। देखिए कल हमने बेटा जो सीखा था वो सीखा था हमने कि निर्वात में जो बल आता है, निर्वात में बल का यदि आपको फॉर्मूला लगाना है तो क्या लगाओगे फॉर्मूला आप निर्वात के अंदर, F0। तो हमें यह पता है कि F0 इज इक्वल टू होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²।
और किसी माध्यम में यदि आप बल निकालने जाते हो तो माध्यम में बल का फॉर्मूला बनता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन में R²। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी चीजें है, आपको यहाँ पर F0 का मान रखना है और यहाँ पर Fm का मान रखना है। तो यहाँ से आप कैपिटल के फाइंड कर सकते हो और यहाँ से कैपिटल के निकल के आएगा। अब ऐसा कीजिए, F0 का मान, ये मान आप यहाँ पे रख दीजिए, Fm का मान यहाँ पर रख दीजिए। जब ये वैल्यू आप रखने जाओगे तो Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, ε0, और यहाँ पर क्या बचेगा, एप्सिलॉन, ऐसे बचेगा। यहाँ पर बचेगा 1/ε0 और यहाँ पर बचेगा वो 1/ε बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कैपिटल के, वो आ जाएगा एप्सिलॉन। देखो ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, बट्टे के भी बट्टे में है तो ऊपर चला जाएगा और ये तो बट्टे में है तो नीचे रहेगा। ये आपके पास में एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, के हमारे पास में दो फॉर्मूला निकल के आ गए प्रावैद्युतांक के। कौन कौन से, एक तो आ गया बल दे रखा है तो F0/Fm, आपसे माध्यम की विद्युतशीलता दे रखी है तो फॉर्मूला आप ये वाला अप्लाई करोगे, ε/ε0, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहां पर ये क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, और ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये वैल्यू तो फिक्स होती है 8.85 × 10⁻12, यह है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और ये क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, फिक्स है। ठीक है, अब यहां से एक और शब्द हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपको कंफ्यूज करता है बार बार, वो सारा कंफ्यूजन अब यहां से दूर होगा। आपने सुना होगा माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता से मतलब ये होता है, जैसे एक एग्जांपल से इस चीज को हम समझते हैं। जैसे दो बच्चे हैं मेरे पास में, एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। ठीक है, मैं बोलूंगी ए के जो नंबर है, ए के जो खुद के नंबर है यानी कि निरपेक्ष खुद के नंबर है 50 और बी के जो नंबर है वो नंबर है 10। यदि मैं बोलूं कि ए के खुद के नंबर कितने हैं तो आप बोलोगे 50 नंबर है, सीधी सी बात है, कोई भी बता सकता है, हलवा ये तो है ना। बी के कितने नंबर है आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर बी के 10 नंबर है। अब मैं यही सवाल आपसे बोलता हूं तो ये क्या होगा, इनकी निरपेक्ष वैल्यू होगी। यहां पर ये क्या होती है, माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये क्या होती है, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, किसी के सापेक्ष बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, यहां पर भी ऐसा ही है कि ए के 50 नंबर तो वो खुद के नंबर है, निरपेक्ष नंबर है, किसी के सापेक्ष हमने बात नहीं करी है। और यहां पर बी के जो 10 नंबर है वो खुद के हैं, किसी के सापेक्ष हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं यही बोलूं कि जो ए के जो नंबर है वो ए के सापेक्ष कितने हैं, आप कैसे बोलोगे, ए के नंबर है वो बी के सापेक्ष कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 5 गुना। और ये बोलोगे ना 5 गुना बोलोगे ना, ए के मान कितना है 5 गुना है ए के नंबर। ठीक है, कैसे बताए, इसका 50 है, इसका 10 है, सीधी सी बात है 5 गुना। अब 5 गुना आंसर कैसे आ सकता है बताओ आप, ये तो हल्का से मैथ्स है ना, ये तो हर बच्चे को आता है। कैसे करोगे आप, ए के मार्क्स अपॉन में बी के मार्क्स, यानी कि ए का निरपेक्ष अंक अपॉन में बी का निरपेक्ष अंक। तो इससे क्या निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा आंसर। तो ये 5 क्या है, उसके सापेक्ष निकाला है, किसका सापेक्ष, ए बी के सापेक्ष निकाला है हमने, है ना, बी के सापेक्ष ए के 5 नंबर है। तो ये जो अनुपात निकालेंगे और यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो एक सापेक्ष नंबर निकल के आएगा। तो यहां पर भी क्या है कि जिसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे उसको नीचे लिखेंगे और जिसका ज्ञात कर रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो एक सापेक्ष वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं, देखो माध्यम की विद्युतशीलता लिख रहे हैं, यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता लिख रहे हैं, तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या बोलेंगे हम, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। आप किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा इस तरीके से, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसलिए यहां पर एक के को हम एक नया शब्द और बोल देते हैं, कैपिटल की जो प्रावैद्युतांक आप जनरली बोलते हो इसको हम बोल देते हैं माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। है दोनों एक ही चीज, बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना, तो यहां से हम कैपिटल के को लिख सकते हैं, आप कैपिटल के लिखो या फिर इसी को लिखा जाता है एप्सिलॉन आर करके, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, किसी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, निर्वात की विद्युतशीलता अपॉन में, सॉरी माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन में निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है,
आप इसे कैपिटल के भी बोल सकते हैं। तो यहां से एक नया फॉर्मूला बनेगा, एप्सिलॉन का फॉर्मूला बनेगा, और वो एप्सिलॉन का फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि तीनों में संबंध होता है। जैसे ऑप्शन में सवाल आ गया, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है, माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है, तो तीनों में क्या संबंध होता है? तो संबंध आप यहां से पता कर सकते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, आई होप आपको यहां पर एकदम से फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहां से हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं कि आपको एप्सिलॉन, देखो निर्वात के अंदर तो एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे, अब माध्यम में क्या लिखते हो आप? एप्सिलॉन लिखते हो। अब एप्सिलॉन लिखो या फिर आपको एप्सिलॉन दे रखा है तो बढ़िया है, आप एप्सिलॉन रख लोगे, है ना। एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता दे रखी है, देन बढ़िया आप यहाँ पे रखोगे और आंसर फाइंड कर लोगे। बट आपको माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता नहीं दे रखी है, आपसे बोला गया कि माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता इतनी है, तो फिर क्या करोगे आप? आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर करके लिख सकते हैं। एप्सिलॉन आर आपको दे रखा होगा और एप्सिलॉन नॉट आपको याद रखना चाहिए 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपका एकदम से फंडा क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है परावैद्युतांक के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे, वो बात करेंगे हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम एक और चीज़ हम देखने वाले थे कि भाई न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल जो 2016 के अंदर जो लैब असिस्टेंट के जो न्यूमेरिकल पूछा गया था कि भाई एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, तो बताइए उनके बीच में लगने वाला कूलम्ब बल क्या होगा। एक सवाल हम 2018 का करते हैं जो आपके इसी चैप्टर के अंदर से पूछा गया था कि बताइए उनके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 कौन सी कंडीशन में होगा। तो उसे समझिए कूलम्ब बल से समझिए एक न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल आपको दे रखा था वो इस तरीके से दे रखा था कि यहाँ पर एक आवेश दिया गया था Q, 4Q दे रखा था, ठीक है ना, और उनके बीच की जो दूरी आपको दे रखी थी वो दूरी दे रखी थी आपको, वो दे रखी थी मतलब L दे रखी थी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? L है। और आपको बोला गया था कि यहाँ पर बीच में किसी आवेश Q को रख दिया जाता है मध्य बिंदु पर, ठीक है ना, यहाँ से L/2 दूरी पर। तो ये दूरी भी कितनी होगी बेटा? L/2 ही होगी ना भाई, ठीक है। तो इसने ये बोला था क्या कि 3 आवेश है, 4Q है, कैपिटल Q है, स्मॉल q है, तीनों को हम उनके बीच की जो दूरी है वो L है और यहाँ पर कैपिटल Q को मध्य बिंदु पर रखा गया है। तो बताइए मध्य बिंदु पर जो रखा गया आवेश कैपिटल Q है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि इस Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल है वो 0 होना चाहिए। ऑप्शन में दे रखा था आपको, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था -Q, दूसरा ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था -2Q, और थर्ड ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था -Q/2, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा था 4Q। तो लेट्स भी सॉल्व आउट, इसको हम सॉल्व करने जाते हैं तो देखेंगे कि यहाँ से आंसर क्या निकल के आता है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 आना चाहिए, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर 0 फोर्स, इसके ऊपर देखो कल मैंने बताया भी था आपको अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि किसी यदि आपको कोई एक निकाय दिया हुआ है और इस निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश दे रखे हैं, ठीक है ना, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन, बहुत सारे आवेश दे रखे हैं, तो किसी एक आवेश पर बल निकालना है तो किसी एक आवेश पर बल कैसे ज्ञात करते हैं? तो उस आवेश के अलावा निकाय में और कितने आवेश बचे हुए हैं उन आवेशों को देखते हैं हम, वो सभी आवेश मिलकर के उस आवेश के ऊपर बल लगाएंगे। तो आप क्या करते हो, सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल को निकाल दो आप, और सभी का क्या कर दो, सदिश योग कर दो, तो वहां से आंसर निकल के आ जाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही करेंगे। इसने बोला है कि इसके ऊपर नेट इसने फोर्स ही दे दिया आपको कि इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कौन कौन? एक तो ये वाला आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा और एक ये वाला आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा। अब ये कैसा आवेश है, यदि थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये आवेश कैसा, देखो प्लस है कि नहीं, +4Q है, ये कैसा है, प्लस है, तो ये प्लस क्या करेगा, इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। तो आपको क्या करना है, इस आवेश के अलावा और कितने आवेश बचे हुए हैं उन सभी आवेश, 2 आवेश बचे हुए ये और ये, इन दोनों की वजह से इसके ऊपर फोर्स पता कर लो आप। क्लियर है ना?
बस वो आपको निकालना, उन दोनों का टोटल करो, वो 0 आना चाहिए। देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला आवेश इसके ऊपर कितना बल लगाएगा, तो हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू फॉर्मूला के, ये आवेश कितना है भाई 4Q, तो 4Q लिखेंगे। ये आवेश कितना है Q, तो लिखेंगे Q अपॉन में दूरी कितनी होगी दोनों के बीच की, अरे L/2 और L/2 टोटल L, तो यहाँ पे लिखेंगे L²। इसी प्रकार से ये वाला भी तो इसके ऊपर बल लगाएगा भाई, तो F2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे K, ये आवेश कितना है कैपिटल Q, ये आवेश कितना है स्मॉल q, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी L/2, तो L/2 का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, दो फोर्स है और दोनों का जब सदिश योग करने जाओगे तो वो कितना निकल के आना चाहिए 0 निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप ये भी पता कर सकते हो कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 तभी आ सकता है। देखो ये कैसा है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये प्लस क्या करेगा इस प्लस को ऐसे दूर धकेलेगा ना, ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, तो एक फोर्स आ जाएगा F1। और ये जो कैसा है, ये भी थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि प्लस है, तो ये प्लस क्या करेगा इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि दोनों फोर्स आएंगे वो समान दिशा में निकल के आएंगे। दोनों फोर्स समान दिशा में निकल के आने का मतलब यह है कि नेट फोर्स कोई ना कोई निकल के आएगा, वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु के ऊपर नेट फोर्स 0 तभी आ सकता है जब दोनों दिशाओं में बल लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का लग रहा हो और इधर भी 10 न्यूटन का लग रहा हो, तभी तो नेट फोर्स उसके ऊपर 0 आएगा। तो एक बात तो फिक्स है कि इसकी वजह से यदि बल इस दिशा में निकल के आ रहा है तो इसकी वजह से लगने वाला बल है वो इसी डायरेक्शन में निकल के आना चाहिए, ये बात फिक्स है। और ये तभी आ सकता है जब ये वाला आवेश इसको क्या करे आकर्षित करे, यानी कि इसका जो मान है वो माइनस में होना ही चाहिए। एक बात तो प्रकृति तो पता चल गई हमारे को, क्यू की जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए ऋणावेशित होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन 4 तो आपका यहाँ से गलत हो जाता है, यानी कि इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना, कि ये भी माइनस है, तो इस माइनस की वजह से जो फोर्स आएगा वो कैसे आएगा इस दिशा में आएगा, और इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इस दिशा में आएगा। यदि ये F1 फोर्स है, ये बेटा कौन सा है F1 है, और ये फोर्स कौन सा है F2 है, यदि दोनों फोर्स यदि बराबर है तभी तो फोर्स 0 आएगा नेट उसके ऊपर। तो इसने ये तो बोला कि नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या है बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दो। इसने बोला कि कैपिटल Q का मान क्या रखना पड़ेगा जिससे कि फोर्स बराबर निकल के आए, तो यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो इन दोनों को बराबर करो आप, K इंटू 4Q इंटू Q अपॉन में L² इज इक्वल टू ये फॉर K, ठीक है ना, अपॉन में L/2 का होल स्क्वायर। देखो K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल, ठीक है ना। तो हमारे को क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग है, देखो L² यहाँ पर भी है L² यहाँ पर भी है, L² को हटाना, पहले ऐसे कर लेते हैं वज्र गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू L/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L² का गुणा इससे करो तो हम लिखेंगे Q इंटू L² लिखेंगे। अब देखो बेटा क्या है, दोनों साइड क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेते हैं हम बेटा वर्गमूल लेते हैं, तो दोनों साइड क्या लेंगे वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पर हम वर्गमूल लिखेंगे, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा L/2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा √Q आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा L आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा L से L कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √Q इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q, दोनों तरफ वर्ग ले लो, हमारे को तो Q का मान निकालना, दोनों तरफ वर्ग ले लो तो आंसर क्या निकल के आएगा 1। कितना निकल के आएगा बेटा, देखो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ भाई यहाँ पर 4Q था, है ना बेटा, यहाँ पर क्या था 4Q था, तो यहाँ पे 4Q करके लिख दो इसको, 4Q है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे L/2 आ जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो 2 √Q आएगा, ठीक है ना, 2 √Q आ जाएगा यहाँ से, या फिर वर्गमूल लेने की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं थी, आप ऐसे भी कर सकते थे, L² से L² कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो Q इज इक्वल टू कैपिटल यहाँ से √Q आ जाएगा, तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो Q निकल के आएगा। और प्रकृति कैसी होगी माइनस में होगी, यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे माइनस में, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बेटा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप के हलवे टाइप के एकदम सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक और सवाल करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, देखते हैं भाई अगला सवाल। अगला सवाल हम देखते हैं बेटा,
और उसके अंदर हम देखेंगे एक सवाल और करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और ऐसे सवाल आप या तो आपके पास में फिजिक्स की राजस्थान बोर्ड की बुक होनी चाहिए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं राजस्थान बोर्ड की जो आपके पास में बुक है उसमें से हूबहू ऐसे के ऐसे उठा करके पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपके पास में बुक होनी ही चाहिए। और उसके अंदर से जो प्रैक्टिस है आप प्रैक्टिस करिए, आपसे नहीं होता है कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो कि सर ये वाला सवाल कराइए, तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, अगला सवाल मैंने बोला कि आपके पास में 3 आवेश, एक वर्ग है और उस वर्ग के चारों कोनों पर आवेश दिया गया है। यहाँ पर आवेश दे रखा है Q, यहाँ पर भी आवेश दे रखा है Q, यहाँ पर भी आवेश दे रखा है Q और यहाँ पर भी आवेश दे रखा है Q। और आपसे बोला गया है इसकी जो भुजा है वो कितनी है, A है। कितनी भुजा है बेटा, A है। और आपसे बोला गया है ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, ये बिंदु है C और ये बिंदु है D। और आपसे बोला गया है कि बताइए किसी भी एक आवेश पर परिणामी बल कितना होगा। जब किसी भी आवेश पर आप निकाल सकते हो, इस पर किसी एक के ऊपर निकाल दो। जैसे मैं इस आवेश पर निकालता हूं कि इसके ऊपर नेट परिणामी बल कितना आएगा, तो एक बात फिक्स है कि इस निकाय के अंदर कितने आवेश है, टोटल 4 है। किसी एक पर निकालना है तो शेष कितने बचे हुए हैं, तीनों आवेश क्या करेंगे, इसके ऊपर मिलकर के फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स कैसे लगाते देखो, हम निकाल लेते हैं। ये वाला आवेश पर बल लगाएगा, अरे ये कैसा है प्लस का, ये भी कैसा है प्लस का, तो ये क्या करेगा, इसको देखो बल की दिशा कैसे पता करते हैं, दोनों आवेशों को मिला दो आप, इस तरीके से मिला दिया। अब ये प्लस है, इसको आकर्षित तो करेगा नहीं, प्रतिकर्षित करेगा, तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, F1 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू K। ये आवेश कितना है Q, ये भी कितना है Q, तो क्या लिखेंगे Q² अपॉन में दूरी कितनी है दोनों के बीच की, A है। इसने बोला है क्योंकि वर्ग है, ये A होगी तो ये भी कितनी होगी, A ही होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A²। फिर हम इसका भी निकाल लेते हैं, ये देखो कैसा है प्लस, ये भी कैसा है प्लस, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, इस तरीके से दूर धकेलेगा। हाँ ठीक है ना, तो दोनों को मिला लो। अब जो डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही निकल के आती है डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे F2 करके लिख देंगे, तो F2 बराबर क्या निकल के आएगा, तो हम लिखेंगे F2 इज इक्वल टू K। ये आवेश कितना Q, ये आवेश भी कितना Q, तो क्या लिखेंगे Q² अपॉन में A²। ठीक है, ये 2 फोर्स आ गए। अरे भाई साहब ये तीसरा भी तो बचा हुआ, ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला कैसे बच्चा लगाएगा फोर्स, देखो। तो फोर्स की डायरेक्शन बताने का सिंपल सा तरीका, दोनों आवेशों को मिलाओ एक लाइन से, ये मिला दिया भाई, ये मिला दिया। ये कैसा है प्लस, ये भी कैसा है प्लस, तो दूर धकेलेगा, यानी कि जो दिशा आएगी वो इस तरीके से बाहर की तरफ आएगी। ये आ गया हमारे पास में F3, तो हम लिखेंगे F3 इज इक्वल टू कितना आएगा फोर्स K, ये आवेश कितना Q, ये आवेश कितना Q, तो Q² बन जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अरे वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, √2a होता है। कितना होता है, √2a। तो इसका नीचे क्या करते हैं स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर किया तो 2, a का स्क्वायर किया तो a²। अरे ये आ गया भाई फोर्स, क्लियर है। अब हमारे पास में तीनों फोर्स हैं, तो बताओ नेट परिणामी बल क्या होगा। अब बच्चे क्या कर लेते हैं, तीनों का डायरेक्टली टोटल कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाता है, खोटा हो जाता है। ठीक है ना, एक और आधा कितना हो गया, 5/2 K² अपॉन में A²। और पहला ऑप्शन ये दे रखा होता है, आप पहला ऑप्शन टिक कर लेते हैं, जो कि खोटा है। अरे ये अदिश योग नहीं करना है, यहाँ पे सदिश योग करना है, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए जोड़ना। आप डायरेक्ट तीनों को नहीं जोड़ सकते, वो अदिश राशियों को जोड़ा जाता है। यहाँ पे दिशा को ध्यान में रखते हुए जोड़ते हैं। यहाँ यदि दोनों सदिश है, उनकी दिशा, ये तीनों को तीनों एक ही डायरेक्शन में होते, सीधे जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी। बट तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास में 2 सदिश होते हैं और किसी एंगल पर होते हैं, तो उनका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, R बराबर √P² + Q² + 2P cos θ। सदिशों के अंदर आपने पढ़ा होगा। या फिर हम यहाँ पर भी ऐसा करेंगे, 3 सदिश दे रखे होते तो क्या करते हैं, पहले 2 को सरल करते हैं, दोनों का जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम तीसरे के साथ में सरल करते हैं। ऐसे करते हैं जैसे 3 संख्या जोड़नी हो, जैसे 5 4 3 कितने हो गए, तो 5 और 4 9, फिर इनका जो आंसर है उसको 3 के साथ में जोड़ेंगे। ऐसे करते थे, यहाँ पर भी ऐसे करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सरल कर दो। आप आपके हिसाब से किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, और आपको वही सॉल्व करना है जहां से आपका आंसर इजी निकल के आए। मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, F1 और F2 को। ये रहा F1 और ये रहा F2, दोनों का मान क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में एक बल F1 नीचे है, एक बल इधर है F2, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, R बराबर √P² + Q² + 2PQ cos θ। cos θ, थीटा कितना है 90, cos 90 0, यानी कि यहाँ से पूरी की पूरी जो पीछे वाली वैल्यू है वो 0 बन जाती है, और फॉर्मूला बनता है R बराबर √P² + Q²। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है,
यदि मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये आंसर 10 आएगा तो ये भी कितना आएगा 10 आएगा, ये x होगा तो ये भी कितना आएगा x होगा। तो इन दोनों का जब रिजल्ट निकालेंगे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे r वाला, तो हम लिखेंगे r बराबर √p² प्लस q²। तो p की जगह भी क्या रखेंगे x, q की जगह भी क्या रखेंगे x, तो फॉर्मूला क्या बनेगा √x² प्लस x²। तो कितना आ जाएगा √2x²। वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा √2x आएगा। सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, r बराबर √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। अरे थीटा तो 90 है दोनों के बीच का, तो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। हमारे पास में फॉर्मूला ये बनेगा। यहां पर भी रखेंगे x, क्योंकि देखो p इसको मान लो और q इसको मान लो, दोनों सेम है। इसको x लिखोगे तो इसको भी क्या लिखोगे x ही लिखोगे। तो x² प्लस x² कितना हो जाएगा √2x² बन जाएगा, √2x²। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो लिखेंगे √2 और इसका x² का वर्गमूल कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिला √2x। x का इसको ही तो माना था हमने या फिर इसको माना था, दोनों सेम ही थे, इसलिए x का मान वापस रख लो। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर आएगा बेटा वो आएगा, x का मान क्या माना था हमने kq² ये आंसर आएगा। पर इन दोनों सदिशों का मान बराबर है, दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है, तो इनका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है √2kq²/a²। दोनों की डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, दोनों की डायरेक्शन इन दोनों के बीच में निकल के आएगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक वस्तु है, एक आदमी नीचे खींच रहा है और एक आदमी इधर खींच रहा है, तो ये कहां जाएगा बीच में ही तो जाएगा इधर। और दोनों का यदि जोर बराबर है तो वो जस्ट बीच में जाएगा, 45 डिग्री के एंगल पर जाएगा। यानी कि इनका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो F3 के हिसाब से ही निकल के आएगा। यानी कि ये जो निकल के आता है R, वो R की डायरेक्शन भी यही होगी। इन दोनों को सरल किया, R की दिशा ये निकल के आ रही है और F3 भी भाई साहब उसी दिशा में है। अब दोनों सदिश समान दिशा में है, अब इन दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। यानी कि F3 और R को जोड़ दीजिए तो हमारे पास में जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा F डैश इज इक्वल टू kq²/2a² प्लस ये लिखेंगे √2kq²/a²। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो kq² बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा भाई वो आएगा, हाँ a² भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर आएगा 1/2 प्लस √2। ये बेटा आंसर निकल के आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके न्यूमेरिकल और आप बुक के अंदर देख सकते हो, आरबीसी बोर्ड के अंदर और भी आपको सवाल मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि सीधी सी बात है, आप या 1 या 2 सवाल कर लेते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी। एकदम से आपके सामने नया सवाल आ जाता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए बेटा क्या करना है, न्यूमेरिकल के ऊपर आपको अच्छी पकड़ बनानी है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बाकी कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप न्यूमेरिकल में पकड़ बनेगी, अच्छी वाली पकड़ बनेगी। तो ठीक है, इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको सॉल्व कर दीजिए। उसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरे को ये न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा है, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरा आएगा उसके अंदर उसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो बच्चा ये हो गया हमारा 4 से रिलेटेड जितने भी टाइप के सवाल बन सकते थे। आई होप इससे बाहर आपका लैब असिस्टेंट के अंदर कोई सवाल नहीं जाने वाला, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यदि इससे बाहर कोई सवाल आ गया तो। ठीक है, अगला सवाल हम करते हैं, वो है अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वो है विद्युत क्षेत्र। अगले टॉपिक को देखते हैं भाई, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ भाई, विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार। विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, अगला टॉपिक है हमारा वो है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको पढ़ते हैं। देखिए, हम बात करें जिस प्रकार से पृथ्वी का भी अपना एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, जैसे पृथ्वी की हम बात करें, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एक एरिया होता है जिसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। और उस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर यदि किसी वस्तु को आप रखते हो तो पृथ्वी क्या करती है, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आपने पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर किसी वस्तु को रख लेते हो तो पृथ्वी उसको आकर्षित नहीं करेगी, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है। ठीक है ना, आप फील भी कर सकते हो कैसे, देखो आकर्षित करती है। देखो ये क्या, जैसे एक चौक है, इसको मैं जैसे ही यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र है कि नहीं आपको चेक करना है, इसको छोड़ो, आप यहां से फ्री छोड़ दो, ये नीचे चली गई। इसका मतलब यहां पर पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र था जिसने इसको नीचे की तरफ खींचा है।
इसलिए चौक है वो नीचे की तरफ गई है। अब ये चौक तो नीचे चली गई, पर अब झुकना तो पड़ेगा भाई साहब, पर मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है ना। ये आजकल जो थोड़ा ज्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, अब झुकना पड़ेगा, चौक नीचे गिरी है तो उसको तो लेना ही पड़ेगा ना, नहीं लेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की बात करें हम, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आवेश की बात करूं, जैसे कोई भी आपके पास में आवेश है, प्लस आवेश है, ठीक है, ये प्लस की आवेश है कोई, तो देखो यहां पे मैं बात करूं, इसके चारों एक विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। आवेश क्या करेगा, अपने चारों एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे आप, कि यहां पर किसी आवेश को रखो आप ए बिंदु पर, या फिर यहां पे रख दो बिंदु बी पर, एक धन परीक्षण आवेश को रखना है आपको। आप यहां पर भी रखोगे, यहां पर भी रखोगे, जैसे आपने प्लस आवेश को रखा हुआ है और यहां पर भी आपने प्लस आवेश को रख दिया, तो एक बात तो फिक्स है कि ये प्लस क्यू क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, ये फिक्स है। यहां पर भी प्रतिकर्षित करेगा, उसको दूर धकेलेगा। जैसे यहां पर आपने आवेश को रखा, ये प्लस क्या करेगा, उसको दूर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहां पर भी रखोगे, यहां पर भी प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब भाई साहब यहां पे विद्युत क्षेत्र तो है। इसी प्रकार ये माइनस आवेश होता तो क्या होता, और फिर यहां पर आप ए बिंदु है, एक बिंदु बी है आपके पास में, और यहां पर किसी आवेश क्यू नॉट को रखते हो, तो क्या करेगा वो उसे, यहां पर रखोगे तो भी आकर्षित करेगा, यहां पर रखोगे तो भी आकर्षित करेगा, यानी कि आकर्षित तो करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसके चारों एक ऐसा एरिया बना हुआ है जिसकी वजह से यहां तो ये प्रतिकर्षित होता है या फिर ये क्या होता है, आकर्षित होता है। वो डिपेंड करेगा कि भाई गुरुत्वीय वहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो धन आवेश का है या फिर ऋण आवेश का है। धन आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा तो उसे प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश का होगा तो उसे आकर्षित करेगा। एक बात तो फिक्स है कि आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसके अंदर किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाया जाता है, तो वह या तो आकर्षित होता है या फिर प्रतिकर्षित होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। दैट्स इट, सिंपल डेफिनेशन। आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव करे, इसका मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की पावर की बात करेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र का पावर का मतलब हम बात करेंगे उसकी स्ट्रेंथ से बात करेंगे। स्ट्रेंथ यानी कि उसकी तीव्रता क्या है, ठीक है ना, उसकी प्रबलता कितनी है, उसकी हम बात करेंगे यहां पे। तो देखो एक बात सीधी सी है, आपसे बोला जाए कि मैं आवेश यहां पर भी रखता हूं और यहां पर भी रखता हूं, और आपसे मैं आंसर कर रहा हूं, बताइए, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं, बताइए यहां पर बल ज्यादा यहां पर लगेगा या फिर यहां पर लगेगा। तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर होगा वो आंसर ये होगा कि सर ये पास में है इस आवेश के, तो यहां पर तो ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, यहां पे थोड़ा सा करेगा, सही है ना। इसे बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि अलग अलग स्थान पर वो आकर्षित या प्रतिकर्षित तो करता है, लेकिन अलग अलग स्थान पे उसकी जो आकर्षित करने की पावर या फिर प्रतिकर्षित करने की पावर होती है वो अलग अलग होती है, और इसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है सर, ये समझ में आ जाता है कि ज्यादा बल लग रहा है मतलब ज्यादा वहां पे विद्युत क्षेत्र है, और कम बल लग रहा है मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र कम है। लेकिन सर इसके लिए कोई ऐसा एक फॉर्मूला बताइए जिससे हम इसका आंसर फाइंड कर पाए, उसकी वैल्यू को फाइंड कर पाए। तो टेंशन क्यों लेते, उसके लिए भी हमारे पास में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम डेराइव करेंगे, देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, ठीक है। मैंने बोला आपसे, अब यहां पर जब भी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जाओगे तो हमेशा धन परीक्षण आवेश की बात करेंगे, क्योंकि जितने भी नियम बना के रखे हुए हैं विद्युत के अंदर, स्थिर विद्युतिकी के अंदर, वो सारे के सारे हमने धन आवेश को लेकर के ही बनाए हैं, ठीक है, पॉजिटिव आवेश के लिए लेकर के ही बनाए हैं। तो यहां पर भी धन आवेश को रखेंगे, यहां पर भी धन आवेश को रखेंगे, और इस धन आवेश को बोलेंगे परीक्षण आवेश। सिर्फ इनका काम होगा टेस्ट करना कि वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, इसलिए इन्हें बोला जाता है धन परीक्षण आवेश बोला जाता है। तो यहां पे रख दो आप क्यू नॉट को, यहां पे रख दो भाई साहब, और एक यहां पे रख दो, और यहां पर रखने के बाद इनके ऊपर आप बल चेक कर लो कि भाई इनके ऊपर बल क्या निकल के आ रहा है। इनके ऊपर यदि लगने वाला बल F है, कितना है, F है, तो वो F निकाल दीजिए और उसके अंदर जो आवेश लेके आ रहे हो उसी आवेश का आप भाग दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन होती है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले कूलाम बल को ही उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि आप यहां पर आवेश को ला करके रखते हो ए बिंदु पर, तो यहां पर जो इसके ऊपर जो बल आ रहा है वो तो टोटल बल है ना भाई, कूलाम बल है, उसको हम बोलते हैं कूलाम बल। लेकिन यदि एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो बल निकालते हैं उसे बोला जाता है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहां पर आवेश को मैंने रख दिया Q0 को,
और इसके ऊपर जो बल निकल के आ रहा है 10 कूलम का आवेश लेके आया यहाँ से, यहाँ पे लाके रख दिया मैंने, और बल आ रहा है 50 न्यूटन। तो बताओ 1 कूलम आवेश लेके आता तो बल कितना आता? अरे गले गले में बच्चा कर रहा है इसको तो। अरे 10 कूलम पे 50 का आ रहा है तो 1 कूलम लेके आते तो 5 न्यूटन फोर्स निकल के आता। तो ये जो 1 कूलम आवेश पर जो बल निकालते हैं ना, वो उस स्थान की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर है? यानी कि फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, हमें पता है कि Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल F है, तो एकांक पर कैसे निकालते हैं? Q नॉट पर लगने वाला बल F है तो एकांक पर कितना लगेगा? यदि 1 कूलम आवेश लेके आता तो हम लिखते F अपॉन में Q नॉट लिखते। अरे वही छोटी क्लासों का सवाल। 10 पेन का मूल्य 50 रुपया है, 10 पेन का मूल्य 50 रुपया है, तो 1 पेन का कितना होगा? तो 10 का भाग दोगे कि नहीं दोगे? 1 का निकालने के लिए इस संख्या का अपन इसके अंदर भाग देते हैं। सेम एज इट इज मेथड यहां पर भी अप्लाई करना है आपको, ठीक है ना? तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं और इसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहां से हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आता है E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट। तो सिंपल सा तरीका है, किसी स्थान पर आवेश को रखा गया है तो उसके ऊपर बल दे रखा है और आवेश कितना रखा है वो दे रखा है, तो उस स्थान की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो E बराबर F अपॉन में Q नॉट से। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि ये जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, ठीक है, ध्यान रखोगे आप। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होगा, उसकी एक डायरेक्शन होगी। अब बात आती है उनकी डायरेक्शन क्या होगी? अरे जिस दिशा में उसके ऊपर जो धन परीक्षण आवेश लेके आ रहे हो, जिस दिशा में उसके ऊपर बल लग रहा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। देखो यदि मैं कह रहा हूं कि ये इधर जा रहा है, क्योंकि देखो ये प्रतिकर्षित करेगा ना, तो इधर जाएगा, इसका इधर जाने का मतलब ये है कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है। यहां पर आते हैं, यहां पर यदि धन परीक्षण आवेश को रखोगे तो माइनस क्यू क्या करेगा? खींचेगा, यानी कि इस तरफ गति करेगा। इसका मतलब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा है वो नीचे की तरफ है। तो सीधी सी बात है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की अनुदिश होती है। अब बात आती है इनकी विमा की, तो विमा तो आप निकाल ही सकते हो। इसकी विमा कैसे निकालोगे? इसकी विमा लिख दो, इसकी विमा निकाल दो, आपके पास में फॉर्मूला है ही है। तो बल की विमा क्या होती है? m1 L1 T-2 अपॉन में इसकी क्या होती है? A1 T1। तो यहाँ से विमा क्या निकल के आ जाएगी? m1 L1, ऊपर जाएगा A तो A-1 और यहाँ पर हो जाएगा T-3, ये इसकी विमा निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करते हैं। आपके पास में फॉर्मूला है। तो यहाँ से एक मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, दो टाइप के। देखो यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है F बराबर Q नॉट इंटू E। आपको दोनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है। यदि बल दे रखा है और आवेश दे रखा है और आपको विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे। आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है और आवेश दे रखा है तो फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र में किसी स्थान पर किसी आवेश को 20 कूलम के आवेश को रखने पर उसके ऊपर लगने वाला बल 100 न्यूटन है। बताओ उस स्थान की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बल कितना है? 100 न्यूटन है। कितना है? 100 न्यूटन। और क्यू नॉट कितना दे रखा है? 20। तो आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम। मात्र क्या बनेगा यहाँ से? न्यूटन पर कूलम बनेगा। ये न्यूटन में मापेंगे, इसको कूलम में मापेंगे। आगे भी हम पढ़ेंगे, इसका मात्रक आएगा 1 वोल्ट अपॉन में मीटर भी आएगा। ठीक है ना, जब वे विद्युत विभव पढ़ेंगे तब। अभी आप ध्यान रखोगे न्यूटन पर कूलम होता है। क्लियर है? तो यहां से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। या फिर एक सवाल और यहां से बन सकता है, अलग टाइप का सवाल। क्या बनेगा कि यदि किसी आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, 10 कूलम का आवेश है। कितने का है? 10 कूलम का आवेश है और किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और वहां का विद्युत क्षेत्र 5 है। क्या दे दिया? 5 विद्युत क्षेत्र दे रखा है, आवेश दे रखा है। फॉर्मूला कौन सा? ये। अरे विद्युत क्षेत्र दे रखा है, आवेश दे रखा है 10, विद्युत क्षेत्र कितना है? 5। तो बल कितना लगेगा उसके ऊपर? 50 न्यूटन का। दैट्स इट, आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। कल हम बात करेंगे बेटा, जो अगला वीडियो मेरा आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है और इसके बेसिस पे कौन से सवाल पूछे गए थे। लैब असिस्टेंट के जो प्रीवियस 2016 और 2018 में जो पेपर आया था वो सवाल भी हम कल की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और ऐसे बच्चे हैं जिनके मतलब जो लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके साथ में भी वीडियो को शेयर करें। तो ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही।